हाय एवरीवन, आज हम सब बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। एक ही वीडियो में आज राष्ट्रपति से संबंधित हम सारे तथ्यों का अध्ययन करेंगे। वीडियो के स्किप नहीं करिएगा, आप शुरू से अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें। राष्ट्रपति से संबंधित सारे तथ्य आज हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति पद को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ। तो आपको इस शब्द को ध्यान पर रखना है, संघ। जहां भी संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आपको क्या समझना है? यानी संघ भारत। हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। ओके। दूसरा बात समझना है आपको, कार्यपालिका। ये कार्यपालिका को समझने के लिए ये केंद्रीय स्तर पर जो केंद्रीय कार्यपालिका है, इसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, ये जो केंद्रीय कार्यपालिका है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये चारों मिल करके और केंद्रीय कार्यपालिका बनाते हैं। इसमें अब आपको समझना है कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है, इसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कार्यपालिका को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक है नाम मात्र कार्यपालिका। पहला है नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। अब यहाँ पे जो नाम मात्र कार्यपालिका है, इसमें ये राष्ट्रपति को रखा जाता है। राष्ट्रपति। नाम मात्र कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका, यहाँ पर आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। अब आप ये सोचेंगे कि राष्ट्रपति को नाम मात्र कार्यपालिका क्यों कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहा जा रहा है? तो ये हम आगे आपको बताएंगे। अब जब यहां तक पहुंच गए, देखिए देश में जो भी कार्य होता है, जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, ये सब राष्ट्रपति को नामित करके ही बनाया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कोई कानून बन पाता है, लेकिन इनकी सारी शक्तियों का उपयोग ये प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां अब जो राष्ट्रपति का पद आ रहा है, उसके बारे में हम कुछ तथ्य देखेंगे। ये भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ये राष्ट्रपति के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। दूसरा अनुच्छेद आता है 53। इस 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों, इसमें क्या है? कार्य एवं शक्तियां। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन है अनुच्छेद 53 में। यदि भारत का इतना बड़ा पद, मतलब वरीयता क्रम में देखा जाए, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है। तो जब ये भारत का इतना बड़ा पद सृजित किया गया राष्ट्रपति का, तो इनका कार्य क्या होगा, इनकी शक्ति क्या होगी? तो इसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 53 में। उसके बाद है अनुच्छेद
अनुच्छेद 54 में आपको पढ़ना है। तो इनका अब चुनाव, यदि राष्ट्रपति होंगे तो फिर इनके पद को कैसे रखा जाएगा, ये चुनाव पद्धति से इनको चुना जाएगा। तो अनुच्छेद 54 में इनके चुनाव पद्धति का वर्णन किया गया है। समझ गया? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के प्रावधान है संविधान में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में इनके चुनाव संबंधी नीतियों का वर्णन है। हमें मुख्य रूप से इतना ही, ये 52, 53, 54 आर्टिकल को समझना होगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद संघीय कार्यपालिका का हम वर्णन किए। अब है पद की योग्यता। पद की योग्यता यानी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो नहीं, इसके लिए कुछ खास योग्यता की आवश्यकता होती है। जो पहला है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक। दूसरा, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष में कुछ भी बाकी वर्ष पूरा कर लिया हो उम्र या उससे अधिक हो, वही व्यक्ति इसका कैंडिडेट बन सकता है। और तीसरा है लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य बनने की या चुने जाने की योग्य हो, यानी योग्यता रखता हो। समझ गए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को क्या क्या योग्यता चाहिए? तो भारतीय नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और भी कुछ होते हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में नहीं होना चाहिए। जैसे क्या नहीं होना चाहिए? तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी गवर्नमेंट सर्विस में इस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी और है, जैसे दिवालिया घोषित ना हो, पागल ना हो, ये सब इन योग्यता इनके अंदर न हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। अब हमें समझना है चुनाव पद्धति। चुनाव पद्धति, राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में समझ गए। यदि योग्यता के बारे में समझ गए हो तो आगे हमें समझना है उनके चुनाव पद्धति के बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कौन उन्हें चुनेंगे। आप भी जानने को उत्सुक होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो हम समझेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल, ये निर्वाचक मंडल एक होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब ये सोचेंगे निर्वाचक मंडल क्या है, इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, निर्वाचक मंडल किससे किससे मिलकर बनता है। तो ये संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदन हो गए संसद के। तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के भी सभी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य
और फिर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा? तो दिल्ली और पुडुचेरी, पांडिचेरी भी बोलते हैं इसको, पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। क्या समझे? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव इस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, उस निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक, और केंद्र शासित प्रदेश के सभी निर्वाचित सदस्य। एक बात यहाँ समझने वाली यह है कि यहाँ पे निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया गया है, निर्वाचित सदस्य। जैसे आप ये जानते होंगे या जान लीजिए कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करता है, वे 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो चुनाव जीत कर नहीं आते हैं उनको मनोनीत तौर पर राज्यसभा में स्थान दिया जाता है। ये 12 लोग और 2 लोग, ये 14 लोग इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, यानी इन लोगों को राष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है, ये लोग वोट नहीं दे पाते हैं। और फिर यहाँ केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों के विधायक, ये सभी लोग मिल करके और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इनमें सबके वोटों का वैल्यू अलग अलग है, जो अगले वीडियो में बताएंगे कि किनके मतों का क्या मूल्य है, इसके बारे में अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, एक बात और यहाँ पे समझेंगे आप कि यहाँ पर वे जो होगा नामित सदस्य, पहला तो नामित सदस्य ये मत नहीं देते हैं, और दूसरा विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये मत प्रदान नहीं करते हैं। ओके, अब राष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समझना है। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? तो ऐसे तो आप जानते हैं कि जो चुनाव पद्धति है राष्ट्रपति का, वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। लेकिन एक और बात आती है कि ये जो यदि कार्य अवधि यानी 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो अपने पद से हट सकते हैं। वो हटने का प्रावधान क्या है? तो त्याग पत्र। राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे सकते हैं। यह त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको नामित करके देंगे? उपराष्ट्रपति को। तो पहला प्रावधान तो ये हो गया हटने का, त्याग पत्र। दूसरा प्रावधान क्या है? महाभियोग। ये महाभियोग क्या है? तो महाभियोग है अविश्वास प्रस्ताव या एक गंभीर किसी पर, ये क्या बोलते हैं, जैसे गंभीर आरोप लगाना। तो ये आरोप राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। ये आरोप लगाएगा कौन? तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर एक आरोप लगाया जाता है, जिसे हम महाभियोग कहते हैं। ये कब होता है? तो जब राष्ट्रपति संवैधानिक मूल्यों या संवैधानिक तौर तरीकों से अपने पद का उपयोग नहीं करता है और उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है या गलत तरीके से अपने पद का यूज करता है, तो वैसी परिस्थिति में संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये महाभियोग लगाने का प्रावधान है कि संसद के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के आधार पर
महाभियोग चलाने से 14 दिन पूर्व, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है। किस बात की? तो महाभियोग की। राष्ट्रपति को यह सूचित किया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है, चलाया जाने वाला है। और फिर यह अभियोग सांसद के किसी एक सदन में, संसद के या तो लोकसभा सदन में या राज्यसभा सदन में, कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो किसी एक सदन में 2/3 बहुमत से यदि आरोप पारित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो फिर अगले, यानी राज्यसभा से हो गया तो फिर लोकसभा में भेजा जाएगा, या लोकसभा से पारित हो गया तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। और वहां भी यदि 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। यह है महाभियोग की प्रक्रिया। यहाँ आप क्या समझे? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 5 वर्षों का है। फिर अगले चुनाव में आ सकते हैं, उसका अलग प्रावधान है। लेकिन 5 वर्ष पूरा होने से पहले यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से चाहते हैं हटना तो वे त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। और यदि हटना नहीं चाहते हैं, कोई ऐसी क्रियाकलाप करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो संवैधानिक तौर तरीकों के अनुरूप न हो, जहां पे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मिल करके और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं और उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। अब आती है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। कार्य एवं शक्तियां। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आपको समझना होगा कि ये राष्ट्रपति वरीयता क्रम के आधार पर देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति वरीयता क्रम के आधार पर अपने राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। और इस प्रकार से यदि केंद्रीय स्तर पर कोई भी काम होता है, कोई भी कानून बनता है, तो वह सारा का सारा राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। कहने का मतलब यह है कि केंद्रीय स्तर पर यदि कोई भी कार्य होता है तो वह राष्ट्रपति को नामित करके ही होता है। लेकिन फिर भी इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए हम कुछ शीर्षकों का प्रयोग करते हैं और शीर्षकों के माध्यम से राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है राष्ट्रपति का कार्य अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। अब आप समझेंगे अध्यादेश क्या है। तो अध्यादेश है एक आदेश। आदेश समझिए इसको, यानी कि राष्ट्रपति एक आदेश पारित करता है। आदेश पारित करने का अधिकार है। क्यों? कब? तो ऐसी परिस्थिति कि जब संसद का कोई सत्र न चल रहा हो और वैसी परिस्थिति में यदि किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति एक आदेश पारित करता है और वहाँ पे कानूनी कार्रवाई होती है, आगे का रणनीति तैयार किया जाता है। और फिर जैसे ही संसद का सत्र चलेगा उसमें इस अध्यादेश को पारित कराना पड़ता है, यानी पास कराना पड़ता है। फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और यह कानून में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन यदि संसद के किसी सत्र से यह पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है, वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का यह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसका आगे कोई महत्व न रह जाएगा, ये वहीं पे समाप्त हो जाएगा। दूसरा है नियुक्ति संबंधी। नियुक्ति संबंधी कार्य। तो राष्ट्रपति ये किसकी नियुक्ति करता है भाई? तो नियुक्ति में आप सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के
सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। तीसरा, क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो ये दोनों राष्ट्रपति के सहयोग के लिए है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर राष्ट्रपति की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। फिर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। फिर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसके बाद विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, और किसकी? तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद AGI महान्यायवादी यानी AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो आप यहां पर समझे क्या? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति और राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, उसके अंतर्गत पहला आ गया अध्यादेश जारी करना, दूसरा आप समझे नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति के अंडर में आ गया जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करना, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, फिर चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्यपालों की नियुक्ति करना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करना, AGI यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की नियुक्ति करना और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। अब समझना है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियां, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून में बदलना। कानून में कैसे बदलेगा? कानून में बदलना कैसे बदलेगा कानून में? तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यानी हस्ताक्षर के बाद वह स्वतः कानून बन जाता है। तो संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून में बदलना, ये विधायी शक्तियां हैं। संसद के अधिवेशन को बुलाना, संसद के अधिवेशन को बुलाना और इसका सत्रावसान करना। ये सत्रावसान क्या है? यानी संसद के अधिवेशन को बुलाना और इसका समापन करना। नेक्स्ट है संसद के संयुक्त सत्र को बुलाना, संयुक्त सत्र या अधिवेशन को बुलाना। फिर है कि लोकसभा में, ये भी कर सकते हैं, एक है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन
2 एंगल इंडियन की मनोनयन करना, 2 एंगल इंडियन की मनोनयन करना। लेकिन ये 2020 ईस्वी से इसे अब समाप्त कर दिया गया है। ये प्रावधान जनवरी 2020 ईस्वी से समाप्त कर दिया गया है। अब एंगल इंडियन की नियुक्ति इस हिसाब से नहीं की जाती है। नेक्स्ट समझना है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, ये मनोनीत किए जाते हैं, मनोनयन करना। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? तो साहित्य, कला, विज्ञान, खेल जगत आदि क्षेत्रों से ये प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो अपने राष्ट्र का मान सम्मान और गौरवशाली प्रतिभा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे 12 लोगों को राज्यसभा में स्थान दिया जाता है, मनोनयन किया जाता है। ये हो गई राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून में बदलना, अधिवेशन बुलाना और उसका सत्रावसान करना, संयुक्त सत्र को बुलाना और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना। आशा है कि आप लोगों को ये सारे तथ्य समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आता है न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की ये न्यायिक शक्तियां क्या हैं? तो न्यायालय द्वारा दंडित या न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध हो जाने के बाद किसी व्यक्ति को जो सजा दी जाती है, उस सजा में, उस दंड में राष्ट्रपति को अधिकार है कि ये उसे क्षमा कर दें, यानी उस अपराधी की अपराध को क्षमा कर दें, उसकी प्रकृति को बदल दें। प्रकृति यानी जो सजा की प्रकृति है, जैसे मृत्यु दंड किसी को दिया जाना है, फांसी दी जानी है, तो उसको राष्ट्रपति चाहें तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं या किसी की समयावधि को घटा सकते हैं। उसके बाद जब उसको फांसी दी जानी है, चाहे तो उसको कुछ दिनों के लिए रुकवा सकते हैं। ये राष्ट्रपति का ये पावर है, न्यायिक पावर, यानी न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की। इसके बाद आता है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है? तो सबसे पहला है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के वित्त विधेयक पेश करना, यानी सांसद की कार्रवाई में, यानी जब सत्र चल रहा होता है, वैसी परिस्थिति में पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है और उसके बाद वित्त विधेयक या धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति यह वित्त विधेयक खुद राष्ट्रपति पेश कराता है। किससे? तो वित्त मंत्री से यह वित्त विधेयक पेश कराता है। तीसरा है कि अनुदान के लिए, किसी भी प्रकार के अनुदान की राशि के लिए पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है, तब इसे पेश किया जाता है संसद की कार्रवाई में। लेकिन ये बजट पेश करने से पहले, इसकी मांग को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति का एक ये सबसे बड़ा पावर है कि देश के संचित निधि से, या आकस्मिक निधि भी बोलते हैं इसको, आकस्मिक निधि से
राष्ट्रपति राशि निकाल सकता है। जब भी वो कोई परिस्थिति पड़ जाए देश में, जब राशि की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति ये संचित निधि से या आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। उसके बाद है आपातकालीन, उसके बाद है परामर्श करने की शक्तियां। परामर्श करने की शक्तियां, ये परामर्श किससे करेगा राष्ट्रपति? तो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है या किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सुझाव या सलाह मांग सकता है। ये राष्ट्रपति का अपना पावर है। अब है आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां क्या हैं? तो इसे हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, या संविधान में भी इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो राष्ट्रपति से संबंधित सारे तथ्य आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल है काल, और दूसरा है राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, इसको राजकीय आपातकाल भी बोलते हैं या राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इन तीनों के बारे में समझिए कि राष्ट्रपति का ये आपातकालीन शक्तियां क्या है। तो इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया। ये पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, ये 352 में इसका वर्णन मिलता है। और राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल, इसका वर्णन 356 में मिलता है। और वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत मिलता है। अब ये वित्तीय आपातकाल कब लागू किया जाता है, कब लगाया जाता है? तो ये है कि बाहरी आक्रमण, जब भी कोई दूसरा देश अपने देश पर यानी भारत पर आक्रमण करता है, वैसी परिस्थिति में, युद्ध की परिस्थिति में, यानी जब किसी देश से युद्ध चल रहा हो, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। समझ रहे हैं? जब कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, या युद्ध चल रहा हो किसी देश से, या अपने ही देश में जब आंतरिक यानी सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाए, जहां गोला बारूद इस सब का प्रयोग होने लगे व्यापक पैमाने पर, तो वहां ये राष्ट्रपति शासन, वहां ये राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू कर सकता है। अब तक ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है भारत में। वो कब कब? तो पहला लगा है 1962 ईस्वी में, दूसरा लगा है 1971 ईस्वी में, और तीसरा लगा है 1975 ईस्वी में। ये 1962 वाला है कि जब भारत चीन युद्ध चल रहा था 1962 ईस्वी में, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। दूसरा है 1971, ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और तीसरा है 1975, ये भारत में आंतरिक अशांति के, अभी आपको आंतरिक अशांति के बारे में समझाए हम यहाँ पर, तो आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में ये लगा था। क्लियर? यानी राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। और ये है अब राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत। ये कब लगता है? तो जब कोई किसी राज्य का शासन संवैधानिक
संवैधानिक नियमों के आधार पर या संवैधानिक अनुरूप से किसी राज्य का शासन काम नहीं कर रहा हो, नहीं चल रहा हो, वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ये तो भारत के कई राज्यों में कई बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। अब तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल लागू होता है कि जब देश में, जब राष्ट्र में वित्तीय या साख संबंधी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी जब साख का संकट आ जाए देश में, वैसी परिस्थिति में यह वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। अब है राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां। स्वविवेकीय शक्तियां यानी कि राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां क्या है? तो स्वविवेकीय शक्तियों में है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक यदि जाए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए, तो यह उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये उसका अपना विचार है, अपना विवेक का कार्य है। इसको हम एक और तरह में देख सकते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उस समय यदि किसी दल का स्पष्ट बहुमत सिद्ध न हो, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह है राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां। अभी हम समझे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। अब ये जानना है कि यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश न रहे देश में, आकस्मिक बीमारी में उनका निधन हो जाए या किसी कारणवश उन पर महाभियोग चला दिया जाए और उनको पद से हटा दिया जाए, वैसी परिस्थिति में देश का शासन कौन संभालेगा? तो आपको जानना होगा कि वैसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है और उपराष्ट्रपति को सारी शक्तियां राष्ट्रपति वाली प्राप्त हो जाती हैं और स्वयं में राष्ट्रपति बन करके और वह देश का शासन चलाता है। यदि एक और कंडीशन उत्पन्न होता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी कारणवश दोनों यदि देश में नहीं रहते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं लंबे समय के लिए, वैसी परिस्थिति में देश का शासन कौन संभालेगा? तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। ओके, यदि मैंने प्रयास किया है इस वीडियो में कि राष्ट्रपति से संबंधित सारे तथ्य आप लोगों के सामने रखूं, फिर भी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तथ्य छूट गए हों जो आपको लगता है कि ये जरूरी है, तो उसे वीडियो में कमेंट करिएगा और मैं उसे ज़रूर सुलझाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो बनाने में आपके लिए बहुत मेहनत लगता है, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।